Good morning, everyone. Good morning, everyone. Good morning. कैसे हो बेटा? आई होप कि आप सभी फाइन होंगे. नितेश कुशवाहा आए हो बेटा? तुम्हारा ही डाउट आया बस, और किसी का कोई डाउट नहीं है. तो मुझे ये बताना, क्या सोल्यूशन देख के तुमको नहीं समझ में आ रहा है? क्या प्रॉब्लम हो रहा है? मैं देखा तुम्हारा, एक तो तुम्हारा नितेश कुशवाहा आया है क्या? यस नो? नितेश कुशवाहा आया है क्या? यस नो? नहीं आया होगा तो नो तो कोई लिखेगा नहीं. एनीवे, जब आया ही नहीं है और सिर्फ वही बच्चा हमें डाउट भेजा है तो कोई पॉइंट नहीं बनता है डिस्कस करने का. तो अपन आगे बढ़ाते हैं, आगे पढ़ते हैं. आगे है डेवलपमेंट्स लीडिंग टू बोर ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल. सो टॉपिक का नाम है, पांचवा पॉइंट है, टूवर्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल. टूवर्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल. अविनेश शर्मा, ये सब मत पूछा करो, हाउ मेनी लेक्चर्स रिमेनिंग इन एटॉमिक स्ट्रक्चर. मतलब क्या है इन सब सवालों का? क्या जवाब दें? क्या जवाब दें बताओ? क्या जवाब दें? इट डिपेंड्स कि कितना टाइम लगता है पढ़ाने में. 4-5 लेक्चर, कुछ भी पूछते रहो. जब मैं एक बार क्लास शुरू कर दूंगा ना तो कुछ भी पूछना, सर कितना लेक्चर बचा हुआ है, सर अगला कौन चैप्टर होगा, सर कब तक सिलेबस खत्म हो जाए. इस तरह के सवालों के जवाब मैं नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें आपको प्लान्ड वे में शुरू में ही बता दिए जाते. कि कब से कब तक आपकी क्लासेस चलेगी, कितने नंबर ऑफ लेक्चर्स होंगे. जब आप फॉर्म भरते हैं ना, उसमें सारी इंफॉर्मेशन गिवन है. सो हमेशा रोज ये इस तरह की बातें हम नहीं करना चाहते कि कितना और पढ़ाएंगे. मेरे सिलेबस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही से चल रहा है. आलतू फालतू बात हम करना ही नहीं चाहते, हम सिर्फ सब्जेक्ट से रिलेटेड बातें करना चाहते हैं. और ऐसे सवालों से मेरा मूड खराब हो जाता है. सवाल जैसे जैसे ही मैं लेक्चर शुरू करता हूँ ना, कि अब पढ़ाते हैं बोल देते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं, और वैसे ही कुछ आलतू फालतू सवाल आ जाता है, बस मूड ही खराब हो जाता है. उसके बाद पूरा 1.5 घंटा ऐसे ही मैं झेलता रहता हूँ. सो प्लीज ध्यान रखिए, एक बार शुरू हो गया, शुरू करने से पहले पूछिए, और शुरू खत्म जब मैं बोल दूं खत्म हो गया उसके बाद पूछिए. सो शुरू करते हैं. टुवर्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, मेरा ये 5वां नंबर लिखा हुआ है. 5वां नंबर का मतलब है बेटा, फर्स्ट नंबर था फंडामेंटल पार्टिकल, सेकंड नंबर था अर्लियर एटॉमिक मॉडल, थर्ड नंबर था डेवलपमेंट्स लीडिंग टू बोर मॉडल, फोर्थ नंबर था बोर मॉडल, और फिफ्थ नंबर है टुवर्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल. जो अगला मॉडल है उसको बोलते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल या स्क्रोडिंजर मॉडल, है ना, अगले मॉडल को. तो अगले मॉडल को क्वांटम मैकेनिकल मॉडल या स्क्रोडिंजर मॉडल बोलते हैं. तो उस मॉडल से आने, उस मॉडल को आने के पहले क्या क्या डेवलपमेंट हुए उसके बारे में हम पढ़ना चाहते हैं. और इसमें सबसे पहले है डी ब्रॉगली रिलेशन. मैं क्यों डाटा जो मैं बता रहा हूँ, बीच में मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ. जनरली जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं वो सोचते हैं अच्छा एटॉमिक स्ट्रक्चर हो जाएगा, उसके बाद वाला चैप्टर में ना फोड़ के रख देंगे, अब खत्म करो, नहीं समझ में आया. ऐसे ही बच्चे पूछते रहते हैं कितना लेक्चर बचा हुआ है. वो आज में जीते ही नहीं है, भविष्य में जीते हैं. इसलिए मैंने डाटा कि जो चल रहा है उस पर ध्यान दिया करो और उसे पढ़ो. शुरू कर रहे हैं डी ब्रॉगली रिलेशन. अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, every particle in motion has wave characteristic.
According to de Broglie, every particle in motion has wave characteristics. So an electron behaves like a particle as well as a wave. De Broglie calculated momentum of a photon h. देखिए, थोड़ी मेरी बात ध्यान से सुनिए। डी ब्रॉगली ने कहा कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, कोई भी ऑब्जेक्ट, मास कम हो या ज्यादा, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास है, मास कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, बहुत कम भी हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसमें वेव कैरेक्टरिस्टिक होगा। उसमें क्या होगा? वेव कैरेक्टरिस्टिक होगा। ये डी ब्रॉगली ने स्टेटमेंट दिया और ये सही स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट क्या आज के डेट में भी सही है। सो डी ब्रॉगली ने कैलकुलेट किया एक फोटोन का मोमेंटम, और कैसे कैलकुलेट किया? कहा कि फोटोन की एनर्जी ई होती है एच न्यू, और एनर्जी निकालने का एक फॉर्मूला होता है, आइंस्टीन ने दिया था, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि एच न्यू इज इक्वल टू mc स्क्वायर, और न्यू क्या होता है? c बाई लैम्डा, तो एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू mc स्क्वायर। एक सी कैंसिल हो गया और mc इज इक्वल टू h बाई लैम्डा, और mc को लिख दिया p, p इज इक्वल टू h बाई लैम्डा, जहां p बराबर मोमेंटम, वेयर p बराबर मोमेंटम। मुझे एक चीज बताइए, इन दोनों इक्वेशन से, ये पहला इक्वेशन है मैं बताया हूं और ये दूसरा इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन से मैंने एक रिलेशन डेवलप किया मोमेंटम ऑफ ए फोटोन का। P है मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ ए फोटोन हमने डेवलप किया और P बराबर आ गया h बाई लैम्डा। पहले तो मुझे ये बताइए कि क्या आपने दूसरा इक्वेशन के बारे में पहले कभी सुना था? यस, वेरी गुड। तो क्या कहीं नहीं? यस महितकर, अपन ने पढ़ाया नहीं है शायद, है ना, लेकिन सुनना बहुत जरूरी है। इसको बोलते हैं आइंस्टीन इक्वेशन, और ये मास एनर्जी इक्विवेलेंस है। मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी बाय दिस फॉर्मूला। ये पढ़ाया मैंने, हो सकता है मैं पढ़ाया हूँ, शुरुआत में ही आइंस्टीन के बारे में कुछ पढ़ाया होगा तो मैं पढ़ाया होगा। E बराबर mc स्क्वायर, है ना, मुझे याद नहीं है। ये एक रिलेशन है बेटा, रेडियो एक्टिविटी में पढ़ाऊंगा अच्छे से। E बराबर mc स्क्वायर आइंस्टीन ने दिया था, कहा था मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसके लिए फॉर्मूला दिया था E इज इक्वल टू, आइंस्टीन ने mc स्क्वायर। तो इन दोनों इक्वेशन से डी ब्रॉगली ने क्या किया? फोटोन निकाला, फोटोन का मोमेंटम निकाला। तो हमने फोटोन का मोमेंटम निकाला। अब डी ब्रॉगली ने कहा कि यार ये जो फोटोन के मोमेंटम का फार्मूला है ना, ये फोटोन पे ही नहीं लगेगा, हर ऑब्जेक्ट पे लगेगा, चाहे उस ऑब्जेक्ट का मास m हो और उसकी वेलोसिटी c वेलोसिटी ऑफ लाइट है, वेलोसिटी c ना होकर v हो, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट से कम, काफी कम वेलोसिटी हो तब भी, और मास काफी ज्यादा हो तब भी उस ऑब्जेक्ट पे ये फॉर्मूला लगेगा। तो मैं इस बात को लिख रहा हूं कि डी ब्रॉगली generalized this formula to calculate। आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है प्लीज, अभी सब इंपॉर्टेंट लेक्चर ही चलेगा।
एक और पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, एक ये पॉइंट है कि अब से जो मैं पढ़ाऊंगा वो थ्योरेटिकली थोड़ा टफ लगेगा आपको, बट सच पूछिए तो ये मुझे ज्यादा आसान लगता है एज कंपेयर टू बोर मॉडल। बोर मॉडल के सवालों से ज्यादा इजियर सवाल इसमें फ्रेम होते हैं। सो जो मैं आपसे पढ़ाऊंगा वो आपको अपीयर होगा कि टफ है, लेकिन अगर हर पॉइंट को समझ लेंगे तो इसमें सिर्फ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन डेवलप होते हैं, यहां से लेकर के स्क्रोडिंगर मॉडल तक। थ्योरी अपीयर होता है टफ, लेकिन मेरी पूरी बात अगर अच्छे से समझेंगे तो बहुत इजियर आपको लगेगा। ये कौन सा बहुत बड़ा डेरिवेशन है भाई, जो कुछ भी मैं पढ़ाता हूँ आपको सब कुछ दिमाग में रखना है। आप 11th के स्टूडेंट हैं तो आप इससे भाग नहीं सकते कि ये डेरिवेशन है इसको छोड़ देते हैं, नहीं। दिमाग में आइडिया होना चाहिए कि हाउ दिस फॉर्मूला कैन बी डेराइव्ड। सो कभी ये नहीं सोचे कि डेरिवेशन नहीं, आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कहीं भी कोई डेरिवेशन आता है, यू शुड नो दैट डेरिवेशन। So de Broglie generalized this formula to calculate momentum of every particle of mass m and velocity v. So मैं ये कह रहा हूं बेटा कि डी ब्रॉगली ने ये काम किया पहले फोटोन के लिए, फोटोन का मोमेंटम निकाला और बाद में कहा यार ये जो फोटोन का मोमेंटम निकाला हूं ना p बराबर h बाई लैम्डा, ये हर ऑब्जेक्ट के मोमेंटम के लिए। उस ऑब्जेक्ट का मास m है, वेलोसिटी v है, तो p बराबर हो जाएगा mv बराबर हो जाएगा h बाई लैम्डा। चूंकि p मोमेंटम है तो मोमेंटम को मास इनटू वेलोसिटी लिख दिया और यहां से आ गया लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। दिस इज कॉल्ड डी ब्रोगली रिलेशन, कॉल्ड डी ब्रोगली रिलेशन। यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। ऑल फाइन, ओके, इट्स फाइन। देखिए क्या आया, लैम्डा आया h अपॉन mv। लैम्डा आपको मैंने पढ़ाया होगा कि लैम्डा एक वेव कैरेक्टरिस्टिक है, तो अगर हम लैम्डा को वेव कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं और h एक कांस्टेंट है, अब मोमेंटम है नीचे या मास है नीचे, डिनोमिनेटर में मास है, मास एक पार्टिकल का कैरेक्टरिस्टिक है, या मोमेंटम है तो मोमेंटम भी एक पार्टिकल का कैरेक्टरिस्टिक है, तो अपन वेव कैरेक्टरिस्टिक इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक। अब इसमें क्या सोचना है, इस बात को देखिए कि इसमें सोचना क्या है, ऐसे समझिए। इसमें यह सोचना है कि अगर पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक बहुत कम हो, मींस मास काफी छोटा हो, काफी छोटा हो, काफी छोटा हो, तो वेव कैरेक्टरिस्टिक बहुत सिग्निफिकेंट होगा, और मास अगर काफी बड़ा हो, काफी बड़ा हो, तो वेव कैरेक्टरिस्टिक नेग्लिजिबल होगा। तो वही समझिए आप कि इलेक्ट्रॉन का मास काफी कम होता है, तो मास काफी कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन में वेव कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन को हम ड्यूअल कैरेक्टरिस्टिक का मानते हैं। इट हैज पार्टिकल एज वेल एज वेव कैरेक्टरिस्टिक्स। बताना कुछ थ्योरी समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए इतने में याद क्या रखना है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। इसमें याद रखना है लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। अब देखिए मैं कैलकुलेट करता हूं, और ये क्वेश्चन आया है IIT 93 में कि कैलकुलेट नंबर ऑफ वेव्स इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये क्वेश्चन आया है। तो हम देखिए हम थ्योरी के रूप में ले रहे हैं इसको कि कैलकुलेशन ऑफ
नंबर ऑफ वेव्स। पहले तो समझते हैं कि नंबर ऑफ वेव्स का मतलब क्या है। तो मान लो कि यह एक ऑर्बिट है या यह एक सेल है। बहुत गंदा बनाया हूं। मान लो बेटा कि यह एक सेल है और इस सेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, या यह एक ऑर्बिट है, इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का वेव यहां से यहां तक, ये एक वेव हुआ, ये एक वेव हुआ। यहां से यहां तक ये दूसरा वेव हुआ, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है एज ए वेव। यहां से यहां तक ये तीसरा वेव हुआ, और यहां से यहां तक ये चौथा वेव हुआ, फोर्थ वेव हुआ। सो नंबर ऑफ वेव्स क्या होगा? देखिए, नंबर ऑफ वेव्स होगा कितना घूमना है, तो 2 पाई आर घूमना है। और एक वेव का लेंथ कितना है? लैम्डा, 2 पाई आर बाई लैम्डा। मुझे बताना नंबर ऑफ वेव्स 2 पाई आर बाई लैम्डा, ये समझ में आया कि नहीं आया? तो नंबर ऑफ वेव्स होगा 2 पाई आर बाई लैम्डा। ये बराबर होगा बेटा 2 पाई आर, और लैम्डा होता है h अपॉन एम वी, डी ब्रॉगली से, तो h अपॉन एम वी। ये होगा 2 पाई बाई h, और एमवीआर होता है NH अपॉन 2 पाई, डी ये बोर के पोस्टुलेट से एमवीआर होता है NH अपॉन 2 पाई। कहां से? फ्रॉम बोर्स पोस्टुलेट। सो 2 पाई गया, ये आ गया n। देयरफॉर नंबर ऑफ वेव्स आ गया n के बराबर। कोई मुझे बता सकता है n क्या है? प्लीज बताइए n क्या है? हाँ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n बराबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कोई मुझे बता सकता है कि ये जो मैंने वेव बनाया है फिगर में, उसमें n की वैल्यू क्या आएगी? n की वैल्यू 4 आएगी। तो ये कौन सा सेल होगा? k या l या m या n? ये सेल होगा n सेल होगा। अब देखिए आईटी में क्या आया था क्वेश्चन, 1993 में आया था कि फाइंड द नंबर ऑफ वेव्स इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा? 3 होगा। वेरी गुड। जब थर्ड ऑर्बिट है तो नंबर ऑफ वेव्स भी 3 होगा। ये हो गया कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ वेव्स। अब देखिए, मैंने आपको बोर मॉडल के ड्रॉबैक में लिखा था कि नो जस्टिफिकेशन वाज गिवन फॉर क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होगा, इसका कोई जस्टिफिकेशन बोर ने नहीं दिया, बट डी ब्रॉगली ने दिया कि क्यों एमवीआर इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई होगा। डी ब्रॉगली ने बताया ऐसा क्यों होगा। तो देखिए, जस्टिफिकेशन ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, justification of quantization of angular momentum। justification of quantization of angular momentum कि angular momentum integral multiple of h upon 2 pi क्यों होगा, ये बोर ने समझाया। देखिए, इसको बोलते हैं बेटा वेव इन फेज। वेव इन फेज
इसको बोलते हैं वेव आउट ऑफ फेज। देखिए यहां क्या होगा, थोड़ा ध्यान से समझिए, इन फेज और आउट फेज का मतलब क्या है। थोड़ा फिगर में बहुत अच्छा नहीं बनाया हूं, बट ठीक है, समझ में आ जाना चाहिए कि अगर वेव यहां से शुरू हुआ तो फिर जब राउंड लगा के यहीं से खत्म होता है और फिर यहीं से शुरू होता है, ये हो गया इन फेज। लेकिन यहां पर वेव यहां खत्म शुरू हुआ और राउंड लगा के यहां पे आता है, तो क्या होगा, अगर सेम पॉइंट पे राउंड लगा के नहीं आ रहा है तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उसी पाथ पे नहीं घूम पाएगा जो पहले राउंड में पाथ था। तो इलेक्ट्रॉन सेम पाथ पे घूमे, इसके लिए जरूरी है कि जो 2 पाई आर हो वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा हो। फिर से सुनना मेरी बात, फिर से सुनना, मैं जो समझाना चाहता हूं एक बार समझा दिया हूं, फिर से सुनना मेरी बात। हमने लिखा कि पहला वाला जो फिगर है वो वेव इन फेज है और दूसरा वाला फिगर जो है वो वेव आउट ऑफ फेज है। हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिट में घूमे, तो अगर इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिट में घूमे तो मान लो कि हमने यहां से शुरू किया, यहां से शुरू किया, यहां से शुरू किया, घूमते घूमते वापस आए तो फिर यहीं पे आ गए, फिर यहीं पे आ गए। यहां से शुरू किया, रेड से बनाते हैं, इस रेड पॉइंट से शुरू किया, देखना रेड पॉइंट से कुछ शुरू किया, घूम फिर के हम इसी रेड पॉइंट पे आ गए, तो इलेक्ट्रॉन फिर उसी पाथ पे घूमे। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को उसी पाथ पे घूमने के लिए जरूरी है कि जो 2 पाई आर हो, या तो 1 लैम्डा हो या 2 लैम्डा हो या 3 लैम्डा हो, मींस 2 पाई आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। अगर इलेक्ट्रॉन सेम पाथ पे नहीं, अगर इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ फेज होगा, आउट ऑफ फेज मतलब देखो यहां से शुरू किए और जब एक राउंड लगाया तो यहाँ पे खत्म हो गया, तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि इलेक्ट्रॉन वापस उसी पाथ पे नहीं घूमेगा। तो उसी पाथ पे नहीं घूमेगा तो नहीं घूमेगा तो इसको बोलेंगे आउट ऑफ फेज। और इस केस में अगर सेम फेज में नहीं है तो इलेक्ट्रॉन का पाथ सेम नहीं होगा, उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नहीं घूमेगा, तो आउट ऑफ फेज ये हो गया। तो हम क्या चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में घूम रहा है तो उस ऑर्बिट का जो पेरीमीटर होगा 2 पाई आर, वो जरूर या तो 1 लैम्डा हो या 2 लैम्डा हो या 3 लैम्डा हो। मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया, अब बताना। मैं लिख रहा हूं, फॉर इलेक्ट्रॉन टू बी इन फेज, टू पाई आर मस्ट बी इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। पेरीमीटर मस्ट बी इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, वेयर n बराबर 1 2 3 4 टिंगी टिंगी टिंगी, है ना। और 2 पाई आर मस्ट बी इक्वल टू n इंटू लैम्डा, डी ब्रॉगली से होता है h अपॉन mv, और mvr मस्ट बी इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। तो ये क्या था, ये एक पोस्टुलेट था बोर का, और उसे प्रूफ कर दिया डी ब्रॉगली ने कि अगर इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट पे घूमेगा तो पेरीमीटर मस्ट बी इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होना चाहिए। मुझे बताना ये जस्टिफिकेशन मैंने पढ़ा दिया, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना, वेरी गुड। किसी को कोई डाउट है? वेरी गुड। अब देखिए रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ। Relation between kinetic energy and de Broglie wavelength. प्रियांशु मालव, आप नो सर लिखे, मतलब समझ में नहीं आया क्या? प्रियांशु मालव आ गया, वेरी गुड। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ, क्या होगा इसमें रिलेशन, ये देखिए। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है?
काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv², और मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू मास से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, 2 इंटू मास ऑफ काइनेटिक, 2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी, ये हो जाएगा m²v², और यहां से mv निकाल लीजिए, ये आएगा √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। लैम्डा होता है h/mv, और लैम्डा हो जाएगा h/mv, कितना आया, √2m k इंटू ई। एक तो ये हो गया फॉर्मूला, लैम्डा हो गया h/√2m k ई। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। अब देखिए कैलकुलेशन ऑफ de Broglie wavelength when a charged particle of a charged particle of charge q and mass m is accelerated by a potential of v वोल्ट। तो मुझे तो आप पहले ये बताओ कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है जिसमें चार्ज है q और उसे v वोल्ट के पोटेंशियल से एक्सिलरेट कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? q इंटू वी। वेरी गुड, यस मोहित, काइनेटिक एनर्जी होगा q इंटू वी। सो काइनेटिक एनर्जी होगा q इंटू वी। देयरफॉर लैम्डा क्या हो जाएगा? लैम्डा हो जाएगा h/√2m q इंटू वी, जहां v क्या है? वोल्टेज। v क्या है? वोल्टेज। अब देखिए लैम्डा निकल गया। अब मान लो कि वो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, फॉर इलेक्ट्रॉन लैम्डा बराबर होगा h/√2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इंटू वोल्टेज। अब आप देखिए जरा सा, h का वैल्यू आप जानते हैं, E का वैल्यू आप जानते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जानते हैं, तो लैम्डा बराबर आ जाएगा √, लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम बराबर आ जाएगा √150/V इन वोल्ट। अगर आप देखिए तो बाकी सब वैल्यू आपको पता है, सिर्फ वोल्टेज का वैल्यू नहीं पता है। तो हमने क्या किया है, इसे एक ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्मूले में रख दिया है, बना दिया है कि लैम्डा अगर एंगस्ट्रम में लेंगे तो सारे कांस्टेंट का कैलकुलेट करके वैल्यू आ जाएगा 150, √150। सो लैम्डा इन एंगस्ट्रम हो जाएगा √150/√, वोल्टेज इन वोल्ट, वोल्टेज लेना है वोल्ट में, बट ये फॉर्मूला लगेगा फॉर इलेक्ट्रॉन ओनली, फॉर इलेक्ट्रॉन ओनली। बताना तो इस पेज में जो भी बातें हैं वो समझ में आया या दिक्कत हो रही है आपको समझ में? आ गया। अब क्वेश्चन करते हैं। डी ब्रॉगली में मुझे जो पढ़ाना था वो पढ़ा दिया, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, थ्रू व्हाट पोटेंशियल an electron must be accelerated
so that its wavelength becomes equal to 0.5 nanometer. Also calculate kinetic energy of electron. सो देखिए पोटेंशियल पूछ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले तो आप ये अंडरलाइन कीजिए कि हम इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछ रहे हैं। वेवलेंथ कितना है? वेवलेंथ है 0.5 नैनोमीटर। यह आ जाएगा 5 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ। तो इलेक्ट्रॉन के लिए हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, लैम्डा होगा √150 बाई V इन वोल्ट और लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम होना चाहिए। और 5 इज इक्वल टू √150 बाई V और 25 इज इक्वल टू 150 बाई V और V इज इक्वल टू 6 वोल्ट। ये आंसर हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। V 6 वोल्ट हो गया तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालें? काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालें? वेरी गुड अदिति, वेरी गुड अदिति, मजा आ गया, वेरी गुड। काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के फॉर्मूले हैं, बट फॉर्मूले नहीं निकाली। अरे वोल्टेज ये है और इलेक्ट्रॉन है तो काइनेटिक एनर्जी को सीधा लिख दें 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट है और अगर जूल में दिया हुआ है कोई दिक्कत नहीं, 6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। आप बड़ा फार्मूला निकाल के फिर से मत कैलकुलेट करो, इसी को यूज करें। सो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आया या नहीं आया मुझे बताना। क्लियर, वेरी गुड। एक क्वेश्चन और करते हैं। इफ एन इलेक्ट्रॉन having kinetic energy 2 electron volt each accelerated through the potential difference of 2 volt, then calculate the wavelength associated with the electron. प्लीज ये बना दो। क्या लिखी हो अदिति, नहीं समझ में आ रहा। √75 एंगस्ट्रॉम। √75 होगा। निशांत प्रताप, अदिति दूरे, आपसे मुझे सही उम्मीद थी लेकिन आप गलत बना रहे। नहीं ऋतिक राज, √75 नहीं होगा। आप लोग समझ नहीं रहे क्वेश्चन को, एक बार फिर से पढ़ो, सबका गलत है।
5√3 बोल रही हो एंगस्ट्रॉम को, 25 या नहीं 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 नहीं, √75 नहीं, 4 भी नहीं, 6। अदिति अब तुम्हारा सही है, अदिति दूर है, अब तुम्हारा सही है, 3 अटेम्प्ट में तुम सही बनाई हो। पहले क्यों गलत हो गया था अदिति? अरे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बेटा पहले से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मींस उसका पोटेंशियल पहले से 2 वोल्ट, उसका उसके पास पहले से 2 वोल्ट है, और हमने और एक्स्ट्रा 2 वोल्ट दे दिया उसे, तो वोल्टेज टोटल जो हो जाएगा 2 + 2 4 वोल्ट हो जाएगा। लैम्डा होगा √150/V, √150/4, और √37.5 एंगस्ट्रॉम, और ये आएगा 6.12 एंगस्ट्रॉम के आसपास, ये आंसर होगा। नहीं आया बताना, सब लोग समझ में आया कि नहीं आया? सब लोग बताना समझ में आया कि नहीं आया? नहीं अदिति तुम तो समझ गई, तुमने पहले बनाया। हिमाक्षी जैन आपको आया समझ में? यस मोहितकर सही बनाया था, वेरी गुड। ऋतिक राज ऐड अगेन नहीं समझ में आया, क्या लिख रहे हो ऐड अगेन? क्या हम फिर से ऐड कर दें? ऋतिक राज सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, आप कुछ लिखते हो मुझे समझ में ही नहीं आता, आप अच्छे टीचर नहीं हो सकते हो। ऐड अगेन मतलब नहीं समझ में आया, ऐड कैसे हुआ? अरे यार मान लो एक इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है, ऐड कैसे हुए ऐसे पूछोगे? ऐड अगेन। एक इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है, इसे V वोल्टेज दिया, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई E/V। बट एक इलेक्ट्रॉन जो है ये पहले से ही काइनेटिक एनर्जी है इसकी, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आपने इसको 2 वोल्ट से और दे दिया, इसकी काइनेटिक एनर्जी अब 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी ना। ऋतिक राज इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है, आपने V वोल्टेज दिया, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई E/V। बट इलेक्ट्रॉन की पहले से काइनेटिक एनर्जी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आपने 2 वोल्ट उसे और दिया, तो उसकी अब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नहीं आया ऋतिक राज? हाँ वेरी गुड, समझ में आ गया। कुछ क्वेश्चन देखते हैं, एक आध और मैं ढूंढ रहा हूं क्वेश्चन। यार क्वेश्चन कहाँ है? क्या करूं मैं, क्वेश्चन तो है नहीं। दो मिनट रुक जाओ, देखता हूं, अगर मेरे पास क्वेश्चन है तो कराऊंगा, मेरा और दूसरे क्वेश्चन भी कराने का मन है। नहीं है यहाँ पे, इसमें देखो, अनसर्टेनिटी, काइनेटिक एनर्जी, अनसर्टेनिटी, इसमें भी नहीं है। चलो, a 100-gram ball is moving with a speed of 100 meter per second. Calculate its de Broglie wavelength. प्लीज बनाइए इसको।
100 ग्राम का बॉल है, 100 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। कैलकुलेट करना है इसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो लैम्डा होगा h/mv, ये होगा 6.626 इंटू 10⁻⁻34। मास कितना लेंगे? मास लेंगे 100/1000 और वेलोसिटी कितना लेंगे? 100 मीटर पर सेकेंड। ये आ जाएगा 6.626 इंटू 10⁻⁻35 मीटर। ये आंसर होगा। सही है? हाँ सही है ना? सो ये हुआ अबाउट डी ब्रॉगली। अब आगे बढ़ते हैं और अब दूसरा है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या पूछिए अदिति? थोड़ा अच्छे से लिखो, क्या लिखती हो नहीं पता चल रहा। ए था डी ब्रॉगली, वैसे ये बी है ना? हाँ ये बी है। चलो ए था डी ब्रॉगली तो ये बी है। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। It is not possible to determine simultaneously the position as well as momentum of an electron in an atom। ये प्रिंसिपल कहता है कि किसी इलेक्ट्रॉन का पोजीशन एज वेल एज मोमेंटम दोनों एक साथ नहीं डिटरमिन कर सकते। ये कहता है। मैथमेटिकली एक एक्सप्रेशन भी दिया, कैसे आया नहीं आपको करना है, केवल एक्सप्रेशन याद रखना है कि मैथमेटिकली उन्होंने कहा डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 या डेल्टा एक्स डॉट m डेल्टा v ग्रेटर देन इक्वल टू h/4। जहां डेल्टा एक्स है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा पी है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, एंड डेल्टा वी है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। तो जस्ट डेल्टा पी को एम डेल्टा वी लिख दिए, दोनों एक ही फॉर्मूला है। कहां से आया फॉर्मूला नहीं सोचना है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है और इसे याद रखना है। अब समझते हैं कि अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम या अनसर्टेनिटी इन पोजीशन का मतलब क्या है। तो मान लो कि हम रेडियस निकाल रहे हैं या मान लो हम कोई पोजीशन निकाल रहे हैं इलेक्ट्रॉन का, ऐसे समझो ना, इलेक्ट्रॉन का पोजीशन निकाल और एक्चुअल पोजीशन है 5 एंगस्ट्रॉम। एक्चुअल पोजीशन क्या है? 5 एंगस्ट्रॉम। लेकिन जब आप निकालते हैं तो कभी आता है मान लो 5.1 एंगस्ट्रॉम,
कभी आता है 4.9 एंगस्ट्रॉम, कभी आता है 5.05 एंगस्ट्रॉम, कभी आता है 4.95 एंगस्ट्रॉम। हम कह सकते हैं कि प्लस माइनस 0.1 एंगस्ट्रॉम की अनसर्टेनिटी है। जो एक्चुअल वैल्यू 5 एंगस्ट्रॉम है, अनसर्टेनिटी है प्लस माइनस 0.1 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब जब भी आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 0.1 एंगस्ट्रॉम कम या 0.1 एंगस्ट्रॉम ज्यादा आ सकता है। ये हुआ अनसर्टेनिटी का मतलब। मुझे बताना अनसर्टेनिटी का मतलब समझ में आया? अनसर्टेनिटी का मतलब समझ में आया कि मान लो एक्चुअल वैल्यू है 5 एंगस्ट्रॉम और आप मान लो किसी भी तरीके से कैलकुलेट करते हैं तो वो आ जाता है, कभी 4.9 आता है, कभी 5.1 आता है, कभी बीच में इसी के बीच में आता है, इससे अलग नहीं आता, इसी रेंज में। तो एक्चुअल वैल्यू अगर 5 एंगस्ट्रॉम है तो हम मान लेंगे कि प्लस माइनस 0.1 एंगस्ट्रॉम की अनसर्टेनिटी है। या 0.1 का परसेंटेज निकालेंगे 5 का, कितना होगा? 0.1 बाई 5 इंटू 100, 2% होगा शायद, है ना? तो हम कहेंगे कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन प्लस माइनस 2% है। आया समझ में? सो आई होप कि आपको अनसर्टेनिटी समझ में आ गया। जिस तरह से हमने अनसर्टेनिटी इन पोजीशन बताया है वही मोमेंटम की बात है, वही वेलोसिटी की बात है। केस 1 देखते हैं। If position is determined accurately, if position is determined accurately, मीन्स मान लो 5 एंगस्ट्रॉम है पोजीशन और आपने डिटरमिन किया एग्जैक्टली 5 एंगस्ट्रॉम आ गया, तो आप मुझे बताओ डेल्टा एक्स कितना होगा? बोलो डेल्टा एक्स कितना होगा? 0। अगर पोजीशन एक्यूरेटली डिटरमिन हो गया तो डेल्टा एक्स 0 होगा। देयरफॉर, इसको इक्वेशन 1 कर लो। देयरफॉर फ्रॉम 1, या इसको 1 कर लो और इसको 1 प्राइम, फ्रॉम 1 डेल्टा पी हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई डेल्टा एक्स, एंड एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा पी टेंड्स टू इंफिनिटी। आप देखो जब पोजीशन एक्यूरेटली डिटरमिन कर रहे थे तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी इनफाइनाइट आ रहा है, और अनसर्टेनिटी इनफाइनाइट का मतलब है कि वी कैनॉट कैलकुलेट मोमेंटम। दिस इंप्लाइज वी कैनॉट कैलकुलेट, दिस इंप्लाइज मोमेंटम कांट बी कैलकुलेटेड। देखना जरा केस 1, ये समझ में आ रहा है? बताना। यस, वेरी गुड। अब देखिए ऐसा कैसे हो सकता है, तो हमें पोजीशन निकालना, तो पोजीशन निकालना है तो कोई स्केल से जाके नाप तो देंगे नहीं एटम के अंदर, एटम काफी छोटा होता है, कोई स्केल ले जाके नाप तो देंगे नहीं। तो कैसे निकालेंगे हम पोजीशन, कैसे निकाल सकते हैं? तो पोजीशन निकाल सकते हैं रे भेजकर। क्या भेजकर? लाइट रे भेजकर। और लाइट भेजेंगे तो लाइट की वेवलेंथ जितनी छोटी होगी, वेवलेंथ जितनी छोटी होगी, पोजीशन उतना एक्यूरेटली मेजर होगा। मेरा एक स्टेटमेंट आ रहा है कि अगर हमें पोजीशन मेजर करना है, हम लाइट भेज करके मेजर कर रहे हैं, तो वेवलेंथ जितनी छोटी होगी पोजीशन उतना एक्यूरेटली मेजर होगा। ये स्टेटमेंट आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? कि वेवलेंथ जितनी छोटी होगी पोजीशन उतना एक्यूरेटली मेजर आएगा। देखिए मान लेते हैं ये मेरा फोन है, ऑफ कोर्स मेरा ही फोन है, मानने की जरूरत नहीं, और इसका हमें लेंथ मेजर करना है, और हम आपको सड़क नापने वाला किलोमीटर स्केल दे देंगे, और आप इसका लेंथ मेजर करेंगे उससे और कहेंगे सर ये 1 किलोमीटर से छोटा है। ऑफ कोर्स ये करेक्ट आंसर है, बट ये प्रिसाइज आंसर नहीं है। 1 किलोमीटर से छोटा है ऑफ कोर्स। हम आपको कपड़े नापने वाले मीटर स्केल दे देंगे और आप उससे नापेंगे, कहेंगे सर 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 ये 1 मीटर से छोटा है।
ऑफ कोर्स ये भी करेक्ट आंसर है, बट ये भी एक प्रिसाइज आंसर, एक्यूरेट आंसर, मोस्ट एक्यूरेट आंसर में से नहीं है। लेकिन अगर हम आपको एक मिलीमीटर स्केल दें और आपने इसे मिलीमीटर से नापा और मिलीमीटर से ये आया मान लो 150 मिलीमीटर, ये भी आंसर सही है। तो 150 मिलीमीटर आएगा तो ये हाईली प्रिसाइज और मोर करेक्ट आंसर होगा। तो उसी तरह से अगर हमें एटम के अंदर डिस्टेंस नापना है, पोजीशन नापना है, तो हम वेव के वेवलेंथ से नापते हैं, है ना। वेवलेंथ जितना छोटा होगा, यूनिट जितना छोटा होता है, मेजरमेंट उतना एक्यूरेट होता है। तो वही मैं कह रहा हूं, ये वेवलेंथ जितना छोटा होगा, मेजरमेंट उतना सही होगा। अब आकाश दीक्षित बोलना, अब समझ में आया कि हमें पोजीशन नापने के लिए सबसे छोटा से छोटा वेवलेंथ वाला फोटोन या वेवलेंथ वाला लाइट भेजना होगा, तभी डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 होगा। अब वेवलेंथ बहुत छोटा होगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, बहुत हाई होगी, जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम काफी बढ़ा देगा। तो जो मोमेंटम की वैल्यू आएगी वो काफी एब्सर्ड आएगी। शायद अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम मेजर करने की कोशिश करेंगे पोजीशन, तो हम ज्यादा वेवलेंथ वाला छोटा वेवलेंथ वाला भेजेंगे, और छोटा वेवलेंथ वाले की एनर्जी ज्यादा होगी, तो वो उसके मोमेंटम को इतना बढ़ा देगी कि मोमेंटम का जो डेटा आएगा वो गलत आएगा। मुझे बताना अब समझ में आया? बाकी लोग बोलिए, बाकी लोग समझ में आया? यस, वेरी गुड। केस 2, when momentum is determined almost accurately, that is delta P is almost equal to 0 from 1, delta x greater than equal to होगा h upon 4 pi delta P, as delta P tends to 0, delta x tends to infinity. As delta P tends to 0, delta x tends to infinity. इसका मतलब है कि जिस समय मोमेंटम एक्यूरेटली डिटरमिन होगा, उस समय पोजीशन एक्यूरेटली डिटरमिन नहीं हो पाएगा। दिस इंप्लाइज पोजीशन कांट बी डिटरमिन्ड। और ये ट्रू भी है कि जब हमें मोमेंटम एक्यूरेटली नापना होगा तो हमें ऐसा वेव भेजना होगा जिसका मोमेंटम कम हो। सर जैसे डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस सब पर एप्लीकेबल है, हेजनबर्ग नहीं है ना सर? नहीं, अदिति आप गलत बोल रहे हैं। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज आल्सो एप्लीकेबल ऑन ऑल द थिंग्स, सब पे एप्लीकेबल है। रिलेटिव है ना ये चीजें, इसलिए सब पे एप्लीकेबल। लगता है पार्टिकल पे नहीं, लगता है कि लग रहा है कि पार्टिकल पे एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन नहीं, ये हम लोगों को फील आता है क्योंकि शुरू से वैसे पढ़ते हैं, एप्लीकेबल सब पे है। इससे देखिए एक रिलेटेड क्वेश्चन आया है आईआईटी में, हम उस क्वेश्चन को पहले देते हैं। दोनों को 100% एक्यूरेटली नहीं मेजर होगा, है ना, कुछ ना कुछ, जैसे ऐसे देखिए, डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई डेल्टा पी। अगर मोमेंटम जैसे मान लेते हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि
ऐसा भी तो हो सकता है ना कि डेल्टा एक्स हो 5% और डेल्टा पी हो जाए 2%, ऐसा भी तो हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है। फॉर्मूला इज एप्लीकेबल टू ऑल। एक क्वेश्चन करते हैं पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग रे will determine position most accurately? ए है अल्फा रेज, बी है रेडियो वेव, सी है गामा रेज, डी है इंफ्रारेड। आंसर क्या होगा बोलिए। हमें पोजीशन नापना है, तो पोजीशन नापने के लिए वेवलेंथ छोटी होनी चाहिए। सबसे छोटी वेवलेंथ का जो रे है वो गामा रे है, सो आंसर होगा सी। वेरी गुड। यस मोहित कर रेडियो कैसे बोल रहा है। सबसे छोटी वेवलेंथ का चाहिए ना, पोजीशन नापना है। देखो ना, पोजीशन नापना, तो पोजीशन के लिए सबसे छोटी वेवलेंथ चाहिए, और सबसे छोटी वेवलेंथ होती है गामा रे की, तो आंसर होगा गामा। अब देखिए कैलकुलेशन, बाद में देखेंगे कैलकुलेशन। एक सवाल आप और करो, एक सवाल आप और करो। निकालने दो मुझे क्वेश्चन। द अनसर्टेनिटी in the momentum of an electron is 10 to the power minus 5 kg meter per second. The uncertainty in its position will be बनाओ। सो देखिए, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम दिया हुआ है, डेल्टा एक्स पूछ रहा है, डेल्टा एक्स होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 6.626 इंटू 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड अपॉन 4 पाई इंटू डेल्टा पी। डेल्टा पी कितना है, 10 का पावर माइनस 5, और ये आ जाएगा 6.626 अपॉन 4 पाई इंटू 10 का पावर माइनस 29, और इसका यूनिट होगा मीटर। सही है। एक क्वेश्चन और करो। फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन होता है, और इक्वलिटी साइन लगा लेते हैं लास्ट में। लास्ट में जो आंसर आता है उसमें इक्वल साइन लगा के आंसर कर देते हैं। एक और क्वेश्चन करो कि द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड वेलोसिटी
The uncertainty in position and velocity of the particle are 0.1 nanometer and 5.27 into 10 to the power minus 24 meter per second respectively. Find mass of the particle. इसका आंसर पता है मेरे पास, इसका आंसर आएगा 5.27 into 10 to the power minus 30 meter. इसको बनाइए प्लीज। वन kg सही है, 1 kg नहीं 0.1 kg आता है, 100 ग्राम आता है। सो पोजीशन एंड वेलोसिटी दिया हुआ है ना, तो डेल्टा एक्स डॉट एम डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। डेल्टा एक्स कितना होगा? डेल्टा एक्स होगा 0.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 इंटू एम इंटू डेल्टा वी है 5.27 इंटू 10 टू पावर माइनस 24 और h अपॉन 4 पाई ऊपर देख लीजिए जरा सा। h अपॉन 4 पाई जो आया था ये आ रहा है 5.27 इंटू 10 टू पावर माइनस 1। रुक जाओ, ये आएगा 6.626 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 अपॉन 4 पाई और ये जो वैल्यू आएगा ये आएगा 5.27 इंटू कितना 10 टू द पावर माइनस 35 आएगा और m बराबर हो जाएगा 5.27 इंटू 10 टू पावर माइनस 35 अपॉन 5.27 इंटू 10 टू पावर माइनस 34। यह आ जाएगा 10 टू पावर माइनस 1 kg 0.1 kg 100 ग्राम। ये आंसर होगा। आई होप फॉर्मूला बेस्ड सवाल हैं, आपको समझ में आ गया होगा। मुझे नहीं लगता है कि कहीं दिक्कत हुई होगी। अब देखिए कैलकुलेशन ऑफ अनसर्टेनिटी इन डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ में अनसर्टेनिटी निकाल रहे हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो ध्यान रखिएगा कि अगर हमें लैम्डा, हमारे पास अनसर्टेनिटी किस में है? डेल्टा एक्स में है, डेल्टा पी में है या डेल्टा वी में? हमें अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ में निकाला। तो सबसे पहले डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला लिखिए, लैम्डा होगा h अपॉन एम वी। वेरिएबल क्या है? लैम्डा और v। तो अपन लैम्डा को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डी लैम्डा अपॉन डी वी। ये क्या होगा? माइनस h अपॉन एम वी स्क्वायर। यहां से डेल्टा वी जो होगा, डेल्टा वी हो जाएगा एम वी स्क्वायर डेल्टा लैम्डा अपॉन एच। माइनस साइन का कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है,
क्योंकि अनसर्टेनिटी हमेशा प्लस माइनस दोनों डायरेक्शन में होता है, तो हमने माइनस साइन को ड्रॉप कर दिया है। डेल्टा वी हमेशा जो होगा ना वो प्लस माइनस, अनसर्टेनिटी हमेशा प्लस माइनस दोनों डायरेक्शन में। अब देखिए हमारा क्या था, डेल्टा एक्स डॉट एम डेल्टा वी, ये था ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, और डेल्टा एक्स डॉट एम इंटू डेल्टा वी का वैल्यू रख दीजिए एम वी स्क्वायर डेल्टा लैम्डा अपॉन एच ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, और डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर वी स्क्वायर इंटू 4 पाई, और डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन एम वी को लैम्डा लिख दीजिए, तो लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 पाई। ये फाइनल रिजल्ट आ गया। बताना ये फॉर्मूला आपको समझ में आया जो डेराइव किया मैं, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 पाई। ये समझ में आया कि नहीं है? आ गया। तो ध्यान देने वाली बात है कि अगर किसी और के टर्म में है अनसर्टेनिटी, किसी और के टर्म में अनसर्टेनिटी हो, तो आपको उस टर्म को डिफरेंशिएट करके लाना होगा। जैसे अनसर्टेनिटी इन वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ लाना, तो डेल्टा लैम्डा लाना था, हमें लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी का फॉर्मूला पता था, तो हम उसी को डिफरेंशिएट कर देंगे। याद रखिएगा ये पॉइंट, क्योंकि बहुत सारे रिलेशन डेवलप किए जा सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी में किए जा सकते हैं, अदर पैरामीटर में किए जा सकते हैं। तो आपको उसका जो फॉर्मूला पता होगा उसे वेरिएबल के टर्म में डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, सो दैट की जो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसमें डेल्टा एक्स है और डेल्टा वी है या डेल्टा पी है, तो किसी तरह से उसमें ला करके सेट करना पड़ेगा। आई होप कि मैं क्या कह रहा हूं आपको समझ में आ गया होगा। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्वेश्चन फोन में है, निकालता हूं क्वेश्चन, रुक जाओ। What could be the minimum uncertainty what could be the minimum uncertainty in de Broglie wavelength? Of a moving electron accelerated by potential difference of 6 volt, whose uncertainty in position is 7/22 nanometer. ये क्वेश्चन है, बनाइए इसको। तो देखिए क्या कह रहा है,
कह रहा है बेटा व्हाट कुड बी द मिनिमम अनसर्टेनिटी इन डी ब्रॉगली वेवलेंथ, जब डेल्टा लैम्डा आपसे पूछ रहा है of a moving electron accelerated by a potential of 6 volt and uncertainty in position delta x दे रखा है, delta x is 7/22 into 10 to the power minus 9 मीटर। फॉर्मूला देखिए हमने क्या डेवलप किया, फॉर्मूला डेवलप किया था डेल्टा x डॉट डेल्टा लैम्डा इज ग्रेटर देन इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 पाई, डेल्टा x डॉट डेल्टा लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 पाई। फॉर्मूला याद रखने से बेटर है कि आप याद रखो कि डेराइव कैसे किया था, क्योंकि कई कई फॉर्मूला पॉसिबल है इसलिए। अब देखिए हमें लैम्डा चाहिए, तो लैम्डा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन है तो लैम्डा होगा, लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम होगा, लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम होगा रूट अंडर 150 बाई वी इन वोल्ट, ये होगा रूट अंडर 150 बाई 6 रूट 25 और ये आएगा 5 एंगस्ट्रॉम। अब देखिए डेल्टा लैम्डा निकालना था, डेल्टा लैम्डा हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 का होल स्क्वायर अपॉन 4 पाई इंटू डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स क्या है 7/22 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 और पाई होता है 22/7, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, इक्वल टू ले लेते हैं, मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, इक्वल टू ले लेते हैं, तो ऊपर हो जाएगा 25 इंटू 10 टू पावर माइनस 20 और नीचे आ जाएगा 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 9, ये हो जाएगा 6.25 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 मीटर। मेरा -11 आ रहा है, आपका एक बार चेक करो, एक बार चेक कीजिए, -11 ही आएगा, एक बार चेक कर लो। नहीं समझ में आ रहा है अदिति, क्या बोल रही हो, नैनोमीटर ही है ना सर, क्या बोल रही हो अदिति, नैनोमीटर ही है ना सर, मतलब हाँ नैनोमीटर ही है, ये इसके बारे में पूछ रही हो ना, हाँ नैनोमीटर ही है, हाँ अगर एंगस्ट्रम कर दें तो सीधा एंगस्ट्रम में आ जाएगा, है ना, जो आ रहा है आंसर वही होगा आंसर, क्या करें, है ना। सो ये हो गया, हाँ अगर इसको हम एंगस्ट्रम में करें तो 0.625 एंगस्ट्रम आएगा, एक बार मुझे देख लेने दो, आंसर देख लेने, हाँ आंसर यही है,
0.625 एंगस्ट्रॉम, है ना। दूंगा होमवर्क। एक और देखते हैं। देखिए मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इस तरह से हम बहुत कर सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ अनसर्टेनिटी इन काइनेटिक एनर्जी। कैलकुलेशन ऑफ अनसर्टेनिटी इन काइनेटिक एनर्जी। मान लो काइनेटिक एनर्जी का ही अनसर्टेनिटी निकालना है, कैसे निकालना? तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी को E लिखें तो E होता है हाफ mv², और इसको डिफ्रेंशिएट कर दें dE अपॉन dV, तो ये हो जाएगा mv, होगा ना। यार अदिति तुम पीछे में क्या पढ़ी हुई, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या लिख दे रही हो। ये आंसर सही है यहाँ या गलत है? बस हम तो ये जानना, जो मैं बनाया हूं सही है गलत है? चलो नेक्स्ट। बात आगे बढ़ जाए तो मत किया करो अननेसेसरली। डेल्टा E बाई mv, यहां से हमने डेल्टा V निकाला, इक्वेशन 1 हो गया। अब देखिए क्या होता है, डेल्टा x डॉट m डेल्टा V ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई होता है, और डेल्टा x डॉट m इंटू डेल्टा V की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा E अपॉन mv ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। और डेल्टा x डॉट डेल्टा E ग्रेटर देन इक्वल टू h इंटू वेलोसिटी अपॉन 4 पाई। देखना जरा सही है, देखना कहीं पे कोई दिक्कत है इसको डेराइव करने में। हमने डिफरेंशिएट किया काइनेटिक एनर्जी को तो mv आ गया, mv आ गया, तो यहां से डेल्टा V निकाला, dE डेल्टा E बाई mv हो गया। अब हमने क्या किया, डेल्टा V की वैल्यू रख दिया हेजनबर्ग में, तो डेल्टा x डॉट m इंटू डेल्टा E बाई mv, m कैंसिल हो गया, ये आ गया डेल्टा x डॉट डेल्टा E इज ग्रेटर देन इक्वल टू h इंटू वेलोसिटी अपॉन 4 पाई। तो मैं आपको बस बता रहा हूं कि कैसे हम नए नए रिलेशन डेवलप कर सकते हैं डिफरेंशिएट कर करके, है ना। नहीं आ रहा समझ में? तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन में देखना होगा कि क्या डेटा दिया हुआ है और किसके बीच रिलेशन डेवलप करना है। एंड प्लीज, हमारे पास सिर्फ डेल्टा एक्स और डेल्टा पी एंड डेल्टा वी है, तो ऐसा रिलेशन किसी नए में डेवलप करना होगा तो उसका फॉर्मूला में से वो चीज निकालिए, उसको डिफरेंशिएट करके और हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में रख दीजिए। आई मेरी बात समझ में? एक और देखो, एक और तरीका है, वो भी देख लो। रिलेशन बिटवीन uncertainty in energy and time। सो देखिए क्या होता है, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी, ये सब फॉर्मूला अलग अलग नहीं याद रखना है, आप डेरिवेशन याद रखना, फॉर्मूला सिर्फ एक ही याद रखना है। डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, और दूसरा लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, यही दो फॉर्मूला याद रखिए, बाकी सबको आपका डेरिवेशन जाए। ये ग्रेटर देन इक्वल टू होता है h अपॉन 4 पाई, और डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी को मैं, मेरा मन कर रहा है कि अनसर्टेनिटी इन टाइम से डिवाइड कर दें और अनसर्टेनिटी इन टाइम से मल्टीप्लाई कर दें,
कोई दिक्कत है? डेल्टा टी है अनसर्टेनिटी इन टाइम। अब देखो डेल्टा पी मोमेंटम है, मोमेंटम को टाइम से डिवाइड करेंगे, मोमेंटम को टाइम से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? फोर्स आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो डेल्टा एक्स डॉट मोमेंटम को टाइम से डिवाइड करेंगे फोर्स आएगा, तो इसको डेल्टा एफ लिख रहे हैं इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, चूंकि एफ बराबर फोर्स बराबर पी बाई टी। समझ में आया? डेल्टा एफ लिख दिया, समझ में आया? हाँ, और डेल्टा एफ डॉट डेल्टा एक्स को डेल्टा ई लिख दिया एनर्जी, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ये फॉर्मूला डेवलप हो गया एनर्जी एंड टाइम, जहां डेल्टा ई है अनसर्टेनिटी इन एनर्जी। तो इस तरह से आप प्लीज क्वेश्चन में देखना कौन सा डेटा दिया हुआ है और उसके हिसाब से फॉर्मूला को डेवलप करने की कोशिश करना। पढ़ा दिया, ये सेक्शन खत्म हो गया टुवर्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। अगले चैप्टर में हम आपको पढ़ाएंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। अब आपको कुछ पूछना है आलतू फालतू तो आप पूछ सकते हैं। नितेश कुशवाहा नहीं आया है जी? नितेश कुशवाहा बेटा आए हो तुम? यस नो? तो डाउट क्यों भेज दिए तुम मेरे पास? दुनिया भर का डाउट भेज दिया, तुम आए ही नहीं। और उसका डाउट लेके आया था मैं आज बताने के लिए, इतना डाउट भेजा है इस वन का। अरे नहीं, रोज कहाँ डांटता हूँ बेटा। उसको ना थ्योरी अभी क्लियर नहीं है। हाँ हाँ, वो मैंने हटा दिया सारा। सॉल्यूशन में देखा हूँ, बहुत क्लियर सॉल्यूशन भेजा हूँ। नहीं, सॉल्यूशन एकदम क्लियर नहीं लग रहा आपको? अच्छा ये बताना, ये लेक्चर 9 है ना? लेक्चर 10 है ये? अच्छा लेक्चर 10 है। एक्सपोर्ट। ऋतिक राज जनरली एक्स्ट्रा नहीं पूछता है बेटा, एक्स्ट्रा पूछेगा तब आपको डेराइव करना होगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ एक्स्ट्रा फार्मूला नहीं याद रखना है। जनरली डेल्टा एक्स डॉट एम डेल्टा वी पे ही पूछता है, कुछ और नहीं पूछता है। बट मैं यहाँ ये बताया कि कुछ और के साथ भी रिलेशन होता है और उस रिलेशन को आपको डेराइव करना होगा जनरली डिफरेंशिएट करके।